Assalamualaikum students and welcome to organizational behavior class. Our topic for today is diversity in organization. This is very important, especially if you are working abroad or if you are a manager in a multinational firm. So you will be working with those employees who are diverse in different characteristics, which we are going to discuss in this chapter, and how to deal with diversity issues, how to make diversity a positive aspect of one's organization. All these things we are going to discuss in today's lecture. So let's take a look at the outlines of this lecture. First of all, describe the two major forms of workforce diversity and give example of how workforce discrimination undermines diversity effectiveness. Identify the key biographical characteristics and describe how they are relevant to OB. यानी डाइवर्सिटी जो है वो बायोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी एग्जिस्ट करती है और डाइवर्सिटी जो है वो इवन जो हमने अभी तक पिछले जो टॉपिक्स पढ़े हैं उनमें भी एक डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, यानी हर बंदा डिफरेंट है. तो डाइवर्सिटी का बेसिक मतलब होता है इस डिफरेंस इन पीपल दैट आर अराउंड यू, कि उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स के डिफरेंस है. सो वी कैन कंट्रास्ट इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल एबिलिटीज, क्योंकि एबिलिटीज में भी डिफरेंसेस अराइज होते हैं. एंड लास्टली वी विल सी हाउ ऑर्गेनाइजेशंस कैन मैनेज डाइवर्सिटी effectively. All around the world, the workforce is changing at the workplaces. अगर हम देखें पिछले 50 से 60 सालों में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में जिस तरह बहुत सारी जॉब्स में, और ये सिर्फ एक कंट्री की बात नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड फीमेल वर्कफोर्स जो है वो इंक्रीज कर रही है. जैसे अगर हम यूएसए की एग्जांपल लें तो 1950 में ऑलमोस्ट 30% वर्कफोर्स वो फीमेल थी, बट बाय 2014 ऑलमोस्ट 47% ऑफ द वर्कफोर्स जो है वो फीमेल है. यानी कुछ तो ऐसी भी कंट्रीज हैं जहाँ पे ऑलमोस्ट 50% या 50% से ज़्यादा वर्कफोर्स जो है वो फीमेल स्टाफ की है. डिपेंडिंग अबाउट द जॉब, जैसे पाकिस्तान जो है वो एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज है, यहाँ पे जो सर्विस बेस्ड सेक्टर्स हैं वो कम हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ओवरऑल अगर 2020 में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 20% ऑलमोस्ट 20% जो है वो फीमेल वर्कर्स हैं. बट अगर कंपैरिजन देखा जाए, ये जो ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, तो दिस रेशो वाज एज लेस एज 15% इन ऑलमोस्ट बिफोर 2000. ठीक है, तो 15% से भी कम, इवन आई थिंक ये 12% अराउंड 13% दिखा रहा है. तो उस हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान में भी वर्कफोर्स फीमेल वर्कर्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं. और किस्म की डाइवर्सिटीज़ भी हैं, जैसे कई कंट्रीज हैं जहाँ पे एजिंग वर्कफोर्स है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उन कंट्रीज़ में एक तो नई यूथ पॉपुलेशन कम है, ग्रोथ रेट कम है, और ग्रोथ रेट कम होने की वजह से उनका जो यंगस्टर्स हैं वो कम अवेलेबल हैं, इस वजह से एजिंग पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा है. और किस्म की डाइवर्सिटीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड के लोग बहुत सारी कंट्रीज़ में. अब यूएसए में देखा जाए तो वाइट्स हैं और इसी तरह ब्लैक पीपल हैं, इस तरह एशियन एथनिक बैकग्राउंड्स हैं, इस तरह मैक्सिकन बैकग्राउंड्स के जो लोग हैं, कॉकेशियंस लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं. तो इस लिहाज से एक डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है आजकल की वर्क प्लेस में, और यही हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. लेवल्स ऑफ डाइवर्सिटी. अगर देखा जाए तो डाइवर्सिटी को हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो सरफेस लेवल डाइवर्सिटी. अब सरफेस लेवल डाइवर्सिटी में क्या होता है कि हमारे पास इस किस्म के करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनमें हम लोगों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल वी कैन डिवाइड पीपल अकॉर्डिंग टू जेंडर. ये बेसिक डेमोग्राफिक्स हैं, जेंडर है, रेस है, एथनिसिटी है, एज है, डिसेबिलिटीज़ हैं. ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो लोगों की करैक्टरिस्टिक्स को शो करती हैं, बट द वे दे थिंक और द वे दे फील उसको शो नहीं करती. लेकिन इसकी वजह से ओवर द टाइम लोग एक दूसरे को डिफरेंट तरीके से परसीव करते हैं. ठीक है, मुख्तलिफ स्टीरियोटाइप, जैसे आपने परसेप्शन के चैप्टर में पढ़ा था, वी कैन ऑलवेज क्रिएट अ स्टीरियोटाइप. हम किसी एक ग्रुप के साथ कुछ इस किस्म की परसेप्शंस अटैच कर लेते हैं
कि हम पूरे के पूरे ग्रुप को फिर उसी नज़र से देखते हैं। That stereotypes can be that females cannot do some tough physical jobs. That stereotypes can be that females are very emotional and they're not good to be a leader. अच्छा, ये स्टीरियोटाइप्स होते हैं। ग्लास सीलिंग जब एक एग्जिस्ट करती है, यानी कि फीमेल्स ज़्यादातर जो है वो टॉप पोजीशंस पे नहीं जाती, वहाँ पे मेल्स को प्रिफर किया जाता है। अब आपने इवन यूएसए में भी देखा, इलेक्शंस में जब हैरी क्लिंटन का इलेक्शन हो रहा था, तो आपने देखा कि वहाँ पे भी एक स्टीरियोटाइप आया सामने, और फीमेल हु वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट वो नहीं जीत पाई। ठीक है, तो ये सरफेस लेवल डाइवर्सिटी होती है। लेकिन विद द टाइम होता ये है कि सरफेस लेवल डाइवर्सिटी की जो सिग्निफिकेंस है वो कम होती जाती है अगर लोग जो हैं वो पर्सनैलिटी और वैल्यूज पे फोकस करना शुरू करते हैं। क्योंकि पर्सनैलिटी और वैल्यूज का डायरेक्ट जो इफेक्ट है वो आपकी थिंकिंग पैटर्न पे होता है, वो आपके इमोशंस पे होता है, वो आपके बिहेवियर्स पे होता है। सो द सेकंड लेवल ऑफ डाइवर्सिटी है, दैट इज अ डीप लेवल। अब डीप लेवल का मतलब ये है कि पर्सनैलिटी और वैल्यूज से रिलेटेड कर रही है, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक से रिलेट कर रही है। सो डिफरेंसेस इन वैल्यूज, पर्सनैलिटी एंड वर्क प्रेफरेंसेस that become progressively more important for determining similarity as people get to know one another better। यानी एक वर्क प्लेस में अगर पहले डिफरेंट डेमोग्राफिक्स के लोग थे, डिफरेंट जेंडर्स, डिफरेंट रेस, डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड्स, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट डिसेबिलिटीज के लोग थे, तो विद द टाइम अगर वो एक अच्छा ग्रुप बना लेते हैं, एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाते हैं, तो फिर उनके अंदर जो डिफरेंसेस अराइज होते हैं वो सरफेस लेवल डाइवर्सिटी बेस्ड डिफरेंसेस नहीं होते, वो फिर डीप लेवल पे होते हैं। एंड दैट इज देयर पर्सनैलिटीज, देयर वैल्यूज एंड देयर वर्क प्रेफरेंसेस। वो किस तरीके से काम करना पसंद करते हैं, ये किस तरीके से वो काम को अप्रोच करते हैं। तो इन द लॉन्ग रन जो डीप लेवल की डाइवर्सिटी है दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। इस सरफेस लेवल और डीप लेवल डाइवर्सिटी को बेहतर समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल कोट करता हूँ जो आपके टेक्स्ट में गिवन है। अब फिलिप्स और शेरन्स दो मैनेजर्स हैं। अब बज़ाहिर देखा जाए तो उनके अंदर कुछ चीज़ कॉमन नहीं है, क्योंकि फिलिप एक यंग मेल है, ठीक है, और उसकी जो बैकग्राउंड है वो ईस्ट यूरोपियन है। अच्छा, शेरन जो है वो एक अच्छी बड़ी उम्र की खातून है, और वो उसकी जो बैकग्राउंड है वो यूके की है, वहीं पे वो पली पड़ी, और वो एक निचली लेवल से मेहनत करते करते ऊपर की लेवल पे पहुंची है। जबकि फिलिप्स अपने एमबीए करने के फौरन बाद जो है वो एक मैनेजेरियल लेवल पे रिक्रूट हो गया। अब इनमें इतना ज़्यादा डिफरेंस है उनकी एजुकेशन में, उनके एथनिक बैकग्राउंड में, उनके रीजनल बैकग्राउंड में, और इवन उनके जेंडर में। लेकिन जब उन्होंने इकट्ठे काम किया और आपस में उनकी कम्युनिकेशन हुई तो उन्हें पता चला कि दे हैव सो मच इन कॉमन। एक तो दोनों अपनी फैमिलीज के साथ बहुत कमिटेड हैं, दोनों वर्क प्रॉब्लम को जो अप्रोच करते हैं वो तरीकाकार, उनकी अप्रोच इज़ क्वाइट सिमिलर। दोनों को कोलैबोरेटिवली काम करना पसंद है, और दोनों की जो इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल असाइनमेंट है वो सिमिलर है। अब ये जो डीप लेवल सिमिलैरिटीज़ हैं, ये इनके जो ओवरऑल जो सरफेस लेवल डिफरेंसेस हैं उनको ओवरकम कर लेते हैं, और ये मैनेजर्स के लिए एक बहुत अच्छी अप्रोच है कि दे गेट टू नो देयर एम्प्लॉयज़ एंड दे अलाउ देयर एम्प्लॉयज़ टू नो ईच अदर। जब उनको पता चलता है कि उनके अंदर एक डीप लेवल की सिमिलैरिटीज़ हैं, तो फिर उनकी जो सरफेस लेवल की डिफरेंसेस हैं वो बहुत हद तक कम हो जाती हैं। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि डाइवर्सिटी को समझना, डाइवर्सिटी को रीच करना, और साथ साथ डाइवर्सिटी को टैकल करना बाय यूजिंग सम कम्युनिकेशन स्टाइल्स, सम नेगोशिएशन स्टाइल्स, सम रिवॉर्ड पैटर्न्स, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो मैनेजर का स्किल है। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अ नेगेटिव साइड ऑफ डाइवर्सिटी, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन? बेसिकली अगर डिस्क्रिमिनेशन का वर्ड का मीनिंग देखा जाए तो उसका तो मतलब होता है कि दो चीज़ों के दरमियान में एक डिफरेंस क्या है। ठीक है, यानी कि हम कभी कभी ऐसा होता है कि अगर दो ट्विंस हैं और बड़े हम शक्ल हैं तो हम उनके बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते। लेकिन एक्चुअली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्क्रिमिनेशन एट द वर्क प्लेस, इट रेफर्स टू एन अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन। और अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन किस तरह के, वी आर मेकिंग जजमेंट अबाउट इंडिविजुअल्स based on the stereotype regarding their demographic groups. So
हम लोगों की स्टीरियोटाइपिंग कर रहे हैं, उनकी जजमेंट कर रहे हैं, उनकी परसेप्शन जो मैंने क्रिएट की हुई थी अपने दिमाग में बेस्ड अपॉन कि वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और स्टीरियोटाइपिंग हमने बड़े डिटेल में परसेप्शन के चैप्टर में पढ़ी थी कि स्टीरियोटाइपिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी बंदे को सोचे कि वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है और फिर उस ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स उस बंदे के ऊपर सारी की सारी आप अप्लाई करते हैं। So what is stereotyping? Stereotyping is judging someone on the basis of one's perception of the group to which that person belongs. Muslims के बारे में एक stereotype create हुआ after 9/11। इस तरह फीमेल के बारे में जनरली एक स्टीरियोटाइपिंग एग्जिस्ट करती है। इस तरह अमेरिका में कालों के बारे में एक स्टीरियोटाइपिंग एग्जिस्ट करती है। और आपने देखा होगा बहुत सारे जो फायरिंग के वाकयात, जो पुलिस के हाथों जो कत्ल हुए हैं, वो एक स्टीरियोटाइप का एक एक्सट्रीम फॉर्म था। ठीक है, इसको रेशियल स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं, यानी उसकी रेस से बिलोंग करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस एक्चुअली मीन्स कि you are creating an unfair judgment about individual based on stereotype regarding their demographic groups. डिस्क्रिमिनेशन को अगर देखा जाए तो वो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे उसके लीगल इम्प्लीकेशंस हैं। ख़ास तौर पे वो एडवांस कंट्रीज जहाँ पे लीगल फ्रेमवर्क या लीगल सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पे हर साल हज़ारों या लाखों केसेस डिस्क्रिमिनेशन के रिपोर्ट होते हैं और बहुत सारे हैं जो अनरिपोर्टेड होते हैं। और हमारी कंट्रीज़ में तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे अनरिपोर्टेड केसेस होते हैं, क्योंकि जिनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन की जा रही होती है वो वीकर पार्टीज होती हैं। अब डिस्क्रिमिनेशन कैसे कैसे की जा सकती है? सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेशन की जा सकती है पॉलिसीज या प्रैक्टिसेस में। So which are the actions taken by representatives of the organizations that deny equal opportunity to perform or unequal rewards for performance? जिसकी एग्जांपल क्या गिवन है कि देन ओल्डर वर्कर्स जिनको निकाला जा रहा है जॉब से और उनकी जगह यंगर वर्कर्स को भर्ती किया जा रहा है, क्योंकि वो ओल्डर वर्कर्स जो हैं दे वर मोर हाईली पेड एंड दे वर गेटिंग मोर बेनिफिट्स, और उसकी जगह आप यंग पीपल को हायर कर रहे हैं because you think that you can get them in lesser compensation. Then we can have a discrimination form of sexual harassment, specifically for gender-based discrimination, which is unwanted sexual advances and other verbal or physical conduct of a sexual nature that create a hostile or offensive work environment. ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी इस किस्म की चीज़ें होती हैं जो जो एक जिसे कहते हैं कि मेल्स को ज़्यादा अवेलेबल होती हैं और फीमेल्स को उस तरीके से टारगेट किया जाता है। देन वी कैन हैव इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन में क्या होता है कि आप थ्रेट करते हैं, बुली करते हैं उनको, किसी स्पेसिफिक ग्रुप को, वो किसी स्पेसिफिक डेमोग्राफिक से बिलोंग करते हैं, जैसे अफ्रीकन अमेरिकन एम्प्लॉयज़, उनको ज़्यादा इंटिमिडेट किया जाता है, थ्रेट किया जाता है, बुली किया जाता है अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में, बिकॉज दे आर आवर वीकर डेमोग्राफिक ग्रुप एज कम्पेयर टू द वाइट काउंटर पार्ट्स। फिर एक किस्म का डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर में ये भी हो सकता है कि वर्क प्लेस पे मजाक उड़ाया जाए स्पेसिफिक ग्रुप का, या लोग जो स्पेसिफिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनके बारे में जोक्स कहे जाएं, उनके बारे में नेगेटिव स्टेटमेंट्स की जाएं, और इस हद तक जोक्स किए जाएंगे उनके सेंटिमेंट्स हर्ट करें। ठीक है, जिस तरीके से 9/11 के बाद देखा गया कि वेस्टर्न कंट्रीज में जो अरब अमेरिकन थे उनसे इवन जोकिंगली भी अगर कहा जाता, लेकिन ज़ाहिर है हर जोक के पीछे एक सीरियस फैक्ट ज़रूर होता है। तो वो ये उनसे पूछा जाता है कि आर दे कैरिंग बॉम्ब्स, या वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स तो नहीं है। तो इस किस्म की चीज़ भी डिस्क्रिमिनेशन में शुमार होती है। इवन हमारी कंट्री में भी अगर देखा जाए तो हम एक ख़ास स्पेसिफिक एथनिक ग्रुप्स के बारे में जोक्स करते हैं, उनको टारगेट करते हैं, और यहाँ पे इवन रिलीजियस ग्रुप्स भी आ जाते हैं जिनको हम टारगेट करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन का टाइप है। Exclusion is the most common type of discrimination when it is done against some uh, specific group.
उसमें होता है कि यू एक्सक्लूड दोज पीपल फ्रॉम जॉब अपॉर्चुनिटीज, फ्रॉम सोशल इवेंट, फ्रॉम डिस्कशन, फ्रॉम इनफॉर्मल मेंटोरिंग। यानी मेंटोरिंग का मतलब ये है कि उनको जॉब के ऊपर गाइडेंस प्रोवाइड करना, ठीक है। और इवन अनइंटेंशनली, जाने बूझे बगैर, चूंकि दिल में उनके लिए एक नफरत पाई जाती है, चूंकि दिल में उनके लिए एक डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, तो हम उनको अक्सर मतलब सोचे समझे बगैर भी इन अपॉर्चुनिटी से एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अब जिस तरीके से इसकी एग्जांपल उन्होंने की है कि मैनी वीमेन इन फाइनेंस डिपार्टमेंट क्लेम दैट दे आर असाइंड मार्जिनल जॉब रोल्स और आर गिवन लाइट वर्कलोड, जिसकी वजह से उनकी जॉब प्रोफाइल जो है वो स्ट्रांग नहीं होती और उनको प्रमोशन की एक्टिविटीज कम मिलती हैं। इन सिविलिटी, ठीक है, ये एक एक्सट्रीम फिर फॉर्म आ जाती है लाइक सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बात ज़हन में रखें कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमेशा ही औरत विक्टिम हो। आजकल जो मौजूदा दौर है, जो कंटेम्प्रेरी इरा है, इसके अंदर इवन सेक्सुअल हरासमेंट कैन बी टुवर्ड्स मेल्स एज वेल, तो मेल्स भी विक्टिम हो सकते हैं। अब अब क्या कह सकते हैं कि nowadays there are some women who are of perpetrators, यानी कि वो भी इनिशिएट कर सकती हैं सेक्सुअल हरासमेंट, लेकिन in most of the cases it is the women who are the victim all around the world, and it is actually one of the biggest problems for women to go out and do their jobs. तो बहुत सारी कंपनीज ने सेक्सुअल हरासमेंट के लिए पॉलिसीज भी बनाई होती हैं, हम आगे चल के इसको डिस्कस करते हैं, और इसके बारे में अवेयरनेस कैंपेन्स भी चल रही होती हैं। सो वी वर टॉकिंग अबाउट इनसिविलिटी। अब एक्सट्रीम फॉर्म पे जाके आप डिसरिस्पेक्टफुल हो जाए, ठीक है, एग्रेसिवली बिहेव करें टुवर्ड्स अ ग्रुप, या उनके ओपिनियंस को उनको डेलिबरेटली इग्नोर करें, तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस में एग्जिस्ट करती हैं। So female lawyers note that male attorney frequently cut them off or do not adequately address their comments. वो उनको deliberately इग्नोर कर रहे हैं, उनको इतना ज़्यादा जो है वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे उनके ओपिनियन को, उनको जो है वो शामिल नहीं होने दे रहे इन द मेन डिस्कशन। इन द बॉटम लाइन, चाहे ये आउटवर्ड डिस्क्रिमिनेशन हो या अंदर छुपी हुई हो, इंटेंशनल हो अनइंटेंशनल हो, इन एवरी केस डिस्क्रिमिनेशन एक प्राइमरी फैक्टर है जो डाइवर्सिटी को के रास्ते में एक रुकावट पैदा होती है। ऑन द अदर हैंड, अगर डाइवर्स आपने वर्क फोर्स एम्प्लॉय करनी है जिसके बहुत सारे फायदे हैं, डाइवर्सिटी ऑलवेज ब्रिंग यूनिकनेस, डाइवर्सिटी ऑलवेज ब्रिंग पर्सपेक्टिव फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स। तो डाइवर्सिटी की वजह से क्रिएटिविटी भी इन्हांस होती है, डाइवर्सिटी की वजह से इवन आपकी परफॉर्मेंस डायरेक्टली भी इन्हांस होती है, क्योंकि हर कोई अपना जो बेस्ट है, अपनी जो बेस्ट एबिलिटीज हैं वो सामने लेके आ रहा है, स्पेशली वी आर वर्किंग इन अ ग्रुप, ठीक है। और हमने पहले डिस्कस किया कि वर्क प्लेस डाइवर्सिटी किसे कहती है, एनी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक पीपल डिफरेंट फ्रॉम अनदर। तो अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनमें लोग एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस वे जिसमें हम एम्प्लॉयज़ के बीच में एक डाइवर्सिटी को रिकग्नाइज कर सकते हैं, दैट इज़ देयर बायोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बायोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें एज, उनकी जेंडर, उनकी रेस, उनकी डिसेबिलिटी की स्टेटस, या उनकी लेंथ ऑफ सर्विसेज, इस किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस और भी बहुत सारी होती हैं जो इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं, लेकिन ये 5 जो हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे ताकि बेहतर तरीके से डाइवर्सिटी को किस तरीके से देखा जाता है और किस तरीके से उसमें डिस्क्रिमिनेशंस की जाती हैं उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हासिल हो। Age as a factor of diversity may not be of much consideration in Pakistan. लेकिन अगर पाकिस्तान के हवाले से भी हम देखें तो पाकिस्तान में एजिंग पॉपुलेशन इतना बड़ा मैटर नहीं, इतना बड़ा फैक्टर नहीं है एज कम्पेयर टू यंग पीपल। पाकिस्तान में ड्यू टू हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, यंगस्टर्स ज़्यादा हैं और एजिंग पॉपुलेशन कम है। ऑन द अदर हैंड, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज़
उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है एजिंग पॉपुलेशन, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ कम है, वहाँ पे यंग पीपल कम है, पिछले 20-25 सालों में जो पैदा हुए वो लोग कम हैं, और चूंकि हेल्थ अच्छी है इस वजह से एजिंग पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और एजिंग पॉपुलेशन में जाहिर है एक डिस्क्रिमिनेशन ज़रूर एग्जिस्ट करती है, क्योंकि अक्सर जो लोग सीनियर पोजीशंस पे चले जाते हैं उनकी ऑब्वियसली सैलरीज और बेनिफिट्स भी ज़्यादा होते हैं, और बहुत सारी कंपनीज ये चाहती हैं कि वो उन लोगों को हटा के उनकी जगह यंग स्टाफ ले आए जिनकी सैलरीज कम हो। फिर ये है कि बहुत सारे ओल्डर वर्कर्स जो हैं दे आर नॉट वेल अवेयर ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू वेज ऑफ वर्किंग। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। फिर बहुत सारे मैनेजर्स जो होते हैं वो इन सेल्फ यंग होते हैं, हायर एजुकेशन के थ्रू वो अच्छी और बड़ी पोजीशन पे जल्दी पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। एक स्टीरियोटाइप लेकिन एग्जिस्ट करता है ओल्डर वर्कर्स के हिसाब से, कि वो ओल्डर वर्कर्स हैं तो वो काम चोर होंगे, वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, इनफ्लेक्सिबल होंगे। अच्छा, अब अगर हम वाकई देखें तो क्या ये चीज़ मैटर करती है? रिसर्च से ये देखा गया है कि एज और जॉब परफॉर्मेंस के दरमियान में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। बहुत सारी स्टडीज़ ने ये बताया है कि इट मे बी अ मिसकॉन्सेप्शन, लेकिन ज़्यादातर अगर अक्यूमुलेट करें हम स्टडीज़ के एज और जॉब परफॉर्मेंस के दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। ऑल्दो ऑन द कॉन्ट्ररी older workers जो हैं they seem to have an edge because of their experience, and they seem to avoid more critical errors in their work। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। पर although aging population is one of the factor जो मैनेजेरियल इशू बन सकता है, उसमें ये भी देखना पड़ता है कि कब रिटायरमेंट करनी है। अक्सर ऐसी कंट्रीज जहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन है वहाँ पे रिटायरमेंट की एज जो है वो बढ़ा दी गई है, उनको जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है उसको आउटला कर दिया गया है। However, in our country, mandatory requirement of retirement तो अभी है अगर आप पब्लिक सेक्टर में हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में रिलैक्सेशन ज़रूर मिलती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि एम्प्लॉई जो है वो किस हद तक कंपनी के लिए यूज़फुल है। और वहाँ पे भी एक्चुअली रिटायरमेंट तो एज तो 60 ही है। कई अब इस किस्म की कानून साजी हो रही है कि एज को 62 या 65 तक इंक्रीज़ कर दिया जाए। तो ये फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन के आपकी पॉपुलेशन एजिंग हो रही है तो वो डिसीजंस लेती रहती है विद द टाइम। क्योंकि एक ज़माना था कि रिटायरमेंट की एज 55 थी, फिर 60 हो गई। तो अब इवन जो बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे एजेस इंक्रीज़ हो गई है, 65 है। यूएसए में 65 है रिटायरमेंट। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत सारी स्टडीज़ में देखी गई है वो ये कि जो ओल्डर वर्कर्स हैं दे आर रिलेटिवली मोर सेटिस्फाइड इन देयर जॉब। एक 800 स्टडीज़ का एक रिव्यू किया गया जिसमें पता चला कि जो ओल्डर वर्कर्स हैं एक तो वो मोर सेटिस्फाइड होते हैं अपनी जॉब के साथ, दूसरा वो अपने को वर्कर्स के साथ बेहतर रिलेशनशिप्स रखते हैं, बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप्स रखते हैं, और तीसरा ये कि दे आर मोर कमिटेड टू देयर ऑर्गेनाइजेशन, यानी उनका जो एटीट्यूड ऑफ कमिटमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट, दैट इज़ हायर। अच्छा, दूसरा ये भी देखा गया है कि जो मिडिल एज के वर्कर्स हैं, ना बहुत यंग ना बहुत ओल्ड, they are actually more satisfied than both these demographics। so ये चीज़ भी मैनेजर्स को अपने सामने रखनी चाहिए when considering the age factor and the diversity in their organization। when we talk about gender as the biographical characteristics जिसकी वजह से organizations में diversity होती है, so we are actually talking about males and females। males and females ऑब्वियसली डिफरेंसेस तो हैं जो नेचर ने रखे हुए हैं और वो डिफरेंसेस अपनी जगह एग्जिस्ट करते हैं, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट देयर जॉब परफॉर्मेंस, सो ऑब्वियसली ऐसी जॉब्स जो बहुत फिजिकली डिमांडिंग होती हैं, men because of their better physical strength are better performers in those jobs। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड कुछ जो मैनेजेरियल टाइप्स ऑफ या
ऑफिस टाइप ऑफ जॉब या सर्विसेज टाइप्स ऑफ जॉब्स होती हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा फिजिकल एग्जर्शन नहीं होती, वहाँ पे जितनी भी रिसर्च हुई है उसमें बहुत हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता कि इन एवरी केस आइदर मेल्स आर बेटर इन दोज जॉब्स और फीमेल्स आर बेटर इन दिस जॉब। पर्सन टू पर्सन डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, जैसे हमने इमोशंस के चैप्टर में डिस्कस किया कि फीमेल्स आर रिलेटिवली दे होल्ड ऑन टू इमोशंस लॉन्गर देन मैन, और वो अपने एक्सप्रेशंस जो हैं नेगेटिव या पॉजिटिव जो हैं वो ज़्यादा शो करती हैं एक्सेप्ट एंगर, वेयरएज मेल्स जो हैं वो अपने इमोशन एक्सप्रेशन शो कम करते हैं, लेकिन एंगर का एक्सप्रेशन जो है वो मेल्स ज़्यादा शो करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस की वजह से पॉसिबल है कि लोगों के अंदर ये मिसकॉन्सेप्शंस हो कि फीमेल्स आर मोर इमोशनल एंड मेल्स आर लेस इमोशनल। ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए जितनी भी रिसर्च की है कि डिफरेंसेस जो मेल्स और फीमेल में है, फॉर इंस्टेंस men are better at math ability where women are slightly better in verbal activities, लेकिन ये डिफरेंसेस क्वाइट स्मॉल हैं। किसी आपको ऐसा भी फीमेल मिल जाएगी जो मैथ्स में बेहतर है और ऐसे मेल्स भी मिल जाएंगे विच हु आर वेरी ब्रिलियंट इन स्पीकिंग टॉकिंग एंड कन्विंसिंग अदर्स। तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि मेल्स और फीमेल्स के डिफरेंस की वजह से उनकी जॉब की परफॉर्मेंस जो है वो कम या ज़्यादा होगी। ठीक है, और जिस किस्म की आजकल एजुकेशन मेल्स और फीमेल्स इक्वली उनको अपॉर्चुनिटी है टू अवेल द एजुकेशनल फैसिलिटीज़ और डिग्रीज वो कर रहे हैं, तो विद द टाइम ये डिफरेंसेस जो थोड़े बहुत हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। बट इवन देन we need to understand this के biases और stereotypes towards females and if it's a female oriented organizations towards males exist करते हैं। ठीक है, जेंडर बायस जिसे हम कहते हैं वो एग्जिस्ट करता है। जो मेल डोमिनेटेड ऑक्यूपेशंस होते हैं वहाँ पे ऑब्वियसली मेल्स को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। फिर कुछ एक खामोश सी ग्लास सीलिंग लगा दी जाती है, ख़ास तौर पे बिकॉज द फीमेल हैव टू यू नो raise the family, take care of the children, take care of the elderlies, and in our society they have to they are expected to do the house jobs। तो उसकी वजह से सिंस दे आर एक्सपेक्टेड टू लीव अर्ली, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो एक्सपेक्ट करती हैं कि उनके एम्प्लॉयज़ लेट सिटिंग करें, मोर डेडिकेटेडली वो उसको समझते हैं कि जो लेट सिटिंग करता है वो ज़्यादा डेडिकेटेड होता है। कुछ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ में ऐसी जॉब्स होती हैं जिसमें 9 to 5 का कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स अ प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब। जब आपका प्रोजेक्ट है यू हैव टू वर्क लेट आवर्स, तो वहाँ पे एक गैर महसूस तरीके से वो फीमेल्स को हायर नहीं करते। although in many cases law उनको compel करता है कि they should have female in their organizations। even I saw while I was in Malaysia I saw that females are very active। in fact वहाँ पे females जो हैं वो more in some jobs they are more than men in those cases। तो वो उन्हें लेट सिटिंग्स भी करनी पड़ती थी। इस सूरत हाल में क्या होता है कि दे आर नॉट एबल टू सर्व देयर फैमिलीज, और उन्होंने लाइफस्टाइल इस तरह का बना लिया है कि दे आर डाइनिंग आउटसाइड, दे आर कलेक्टिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड। जो घर में कुकिंग नहीं हो रही, बच्चों को फ़ौरन पैदा होने के बाद ही नर्सरीज में भेज दिया जा रहा है जहाँ पे उनकी ब्रॉटअप हो रही है। ठीक है, तो ये इस किस्म की जो फिर लाइफ स्टाइल्स हैं वो चेंज इन आवर कंट्री अभी तक इस किस्म का रुझान इतना ज़्यादा नहीं आया। फीमेल्स आर प्रेफर्ड फॉर द जॉब्स जो 9 to 5 हों, और फीमेल्स आर प्रेफर्ड टू फॉर द जॉब्स ऑफ लाइक टीचिंग विच आर लो डिमांडिंग। वहाँ पे इवन जो पब्लिक सेक्टर में तो ऑब्वियसली बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जहाँ पे नर्सरीज प्रोवाइड की जाती हैं फीमेल्स को, और उस वजह से वो जॉब करने काबिल होती हैं। बट देयर आर स्टिल मैनी सेक्टर्स जहाँ पे भी फीमेल जो हैं वो इतनी ज़्यादा आपको नज़र नहीं आती। आई वुड से बैंकिंग में काफ़ी फीमेल आनी शुरू हो गई हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात की जाए तो मेरी कुछ साल पहले सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के कुछ रिप्रेजेंटेटिव से जब बात हुई थी, सो दे वर सेइंग दैट दे प्रीफर नॉट कि फीमेल्स जो हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करें। वही रीज़न जो मैंने आपको पहले बताया था, ड्यू टू लेट सिटिंग्स। अच्छा, अब फीमेल को इंक्लूजन इन द वर्क फोर्स के लिए बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो लॉज भी बना रही हैं। ठीक है, और वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के लॉज हैं जिसमें डेवलप्ड नेशंस में लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, बेल्जियम, फ्रांस, नॉर्वे, स्पेन, वहाँ पे बहुत हद तक इस चीज़ को इंश्योर किया जा रहा है कि एज हायर पोजीशंस एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वहाँ पे भी एक ख़ास परसेंटेज ऑफ वीमेन होनी चाहिए।
वैसे लॉज वीमेन के इंक्लूजन, जैसे गवर्नमेंट में आपको पता है कि फीमेल्स का कोटा होता है पार्लियामेंट में, अब उनके पास इवन डबल अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो डायरेक्टली भी इलेक्ट होकर आ सकती हैं और कोटा में भी आ सकती हैं। अच्छा, समटाइम्स इन लॉज की वजह से एक और फिनोमिना शुरू हो जाता है जिसको हम कहते हैं रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि इस हद तक आप प्रोटेक्ट करें किसी एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी जो पहले जिसे कहते हैं ना कि नॉर्मल रूटीन में थी, और उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाती है। जैसे अब इस टाइम मेडिकल साइंसेज में पाकिस्तान में फीमेल स्टूडेंट ज़्यादा हैं। उसकी वजह यह है कि फीमेल्स आर एलिजिबल टू गेट एडमिशन इन ऑल मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी, एंड दे हैव देयर ओन डेडिकेटेड मेडिकल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज एज वेल। अच्छा, अब चूंकि फीमेल्स के नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, वो ज़्यादा क्वालिफाई कर रही हैं टू टेक एडमिशन इन MPPS, तो उस हद तक एक रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गया कि दे आर गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज एज कम्पेयर टू मेल्स। तो जहाँ पे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाए वहाँ पे फिर आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं from the other group which was previously not being stereotyped, but due to law or due to change in people attitude, अब वो जो प्रीवियस ग्रुप है जो डिस्क्रिमिनेशन का शिकार नहीं था, वो अपने आप को डिस्क्रिमिनेटरी समझना शुरू हो जाते हैं। सो अ बैलेंस नीड्स टू बी maintained when we are doing this discrimination law, making discrimination laws, और उनको हमें इस तरीके से देखना चाहिए। अच्छा, फिर फीमेल के लिए जॉब्स पे भी चैलेंजेस होते हैं, लाइक सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस एक कल्चर में पैदा हो जाते हैं। उस हद तक उनके साथ डील किया जाता है कि दे फील बीइंग हरास्ड। ठीक है, अब चाहे वो स्टेयरिंग हो, चाहे वो टचिंग हो, चाहे वो और सेक्सुअल एडवांसेस हों विच आर अनवेलकम्ड, तो वो सारी चीज़ें भी फीमेल को फेस करनी पड़ जाती हैं, एंड इट बिकम्स अ चैलेंज फॉर द मैनेजर्स कि वो इन चीज़ों का अपनी वर्क प्लेस पे ख्याल रखें, ओपन ट्रांसपेरेंट वर्क प्लेस रखें, कैमराज इंस्टॉल करें, अगर कोई ग्रीवेंसेस हैं फीमेल के तो उनको सुना जाए, फीमेल्स के लिए अलहदा प्लेसेस बनाए दें जो फॉर देयर ओन नीड्स, जो हम आगे चल के भी इस चैप्टर में भी डिस्कस करते हैं। There are some important differences in the jobs when we are talking about comparison between males and female. First of all, women in male domains are perceived as less likable, more hostile and less desirable as supervisors. ठीक है, जब ऐसी वो जॉब्स में होती हैं जो टिपिकली जो हमारे जहन में परसेप्शन होता है कि दे आर मेल डोमिनेटेड जॉब्स, तो वहाँ पे अगर विमेन एक ऊंचे ओहदे पे पहुँच जाएं तो उनको एक नेगेटिवली देखा जाता है, और लेस डिज़ायरेबल होता है उनका वहाँ पे रोल, बिकॉज इट्स टिपिकली हमारे जहन में है कि दे आर मेल डोमिनेटेड जॉब्स। देन विमेन आर लेस लाइकली टू बी असाइन चैलेंजिंग पोजीशंस, और चैलेंजिंग पोजीशंस जब उनको नहीं मिलती तो उसमें फिर नतीजा ये होता है कि उनकी जो सीवीज हैं वो इतनी रिच नहीं होती, उनको फिर प्रमोशंस के चांसेस जो हैं वो रिलेटिवली कम हो जाते हैं। और फिर ये भी देखा गया बहुत सारी कंट्रीज में, इवन ये फैक्ट है कि विमेन ऑफन अर्न लेस देन मैन इन द सेम पोजीशंस, चूँकि उनके पास इतनी नेगोशिएशंस पावर्स नहीं होती उनके बैक एंड पे, तो उस वजह से उनको ज़रा सैलरीज भी कम मिलती हैं। एंड विमेन फेस मैटरनल वॉल बायस, जैसे पहले जिक्र हुआ था कि सिंस दे हैव टू रेज द फैमिली एंड दे ऑफन हैव टू टेक frequent breaks due to the families, and often have other requirements which are biological requirements, and obviously they are family based requirements, जिसकी वजह से वो उनको फिर तरजीह नहीं दी जाती बहुत सारी जॉब्स में कि ये छोड़ के चली जाएंगी, कि ये बहुत सारे टफ जॉब्स नहीं कर पाएंगी जो ऑर्गेनाइजेशंस डिमांड करती हैं। Again, another controversial topic and issue in the society and organization is the race. जो ये जो racial discrimination है, this is very common throughout the world, in actually in every country, in every place, क्योंकि बहुत सारी जो लोग जो पहले से वहाँ पे रह रहे होते हैं या अपने आप को वो पावरफुल समझते हैं, जब कोई और एथनिक ओरिजिन का बंदा आता है या किसी और रेस का बंदा आता है या किसी और रिलीजन का बंदा आता है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि आपने देखी है कि उनके खिलाफ एक दिल में एक नेगेटिव परसेप्शन एग्जिस्ट करती है। इवन ये कि आप ये देखें कि इवन विद इन द पाकिस्तान देयर आर सो मैनी रेसेस, हमारी तो जिन्हें हम कहते हैं कि प्रोवेंस वाइज भी डिफरेंट एग्जिस्ट करती हैं एथनिसिटीज़, और पंजाबी, सिंधीज़, बलोचीज़, पश्तून्स,
ठीक है। और फिर विद इन उनके भी बहुत सारे सब कास्ट एग्जिस्ट करती हैं, उनके दरमियान भी आपस में आप अपनी कास्ट के लोगों को ज़्यादा प्रीफर करेंगे, आप अपने रिलीजन के लोगों को ज़्यादा प्रीफर करेंगे, आप अपने एरिया के लोगों को ज़्यादा प्रीफर करेंगे, तो ये चीज़ें थ्रू आउट द वर्ल्ड एग्जिस्ट करती हैं। इंटरनेशनली देखा जाए तो अभी बहुत रिसेंटली आपने वाक़या देखा कि कनाडा में किस तरीके से एक मुस्लिम फैमिली जो है उसको कत्ल कर दिया गया, या फिर आपने वाक़यात देखे अमेरिका में वाक़यात हुए अगेंस्ट मुस्लिम्स, अगेंस्ट इवन अफ्रीकन अमेरिकन, ठीक है, उनकी टारगेट किलिंग की गई फ्रॉम पुलिस ने उनके ऊपर गोली चलाई बिकॉज दे आर ब्लैक। तो एक स्टीरियोटाइप कायम हो गया कि वो ब्लैक्स हैं तो वो मुजरिम है। तो इस किस्म की जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस हैं वो वर्क प्लेस में एग्जिस्ट करती हैं, वो एथनिक के लिए एक दूसरे के खिलाफ लोग होते हैं, एंड these are the challenges that managers need to address on the workplace. Disability is also one of the factors जिससे हम बायोग्राफिकली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम नॉर्मल पीपल और डिसेबल पीपल। और डिसेबिलिटी फिजिकल भी होती है, मेंटल भी होती है। ऑब्वियसली डिसेबल पीपल हैव राइट टू अर्न देयर लिविंग, और बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो लॉज बनाती हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस में डिसेबल पीपल को जॉब्स दी जाएं, उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएं, चाहे वो ब्लाइंड हैं, चाहे उनके एक स्लाइड फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटीज़ है। फिर उसमें साथ ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि उनके लिए भी वहाँ जैसे फीमेल के लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं, डिसेबल्स के लिए भी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हो। फॉर एग्जांपल इफ़ दे आर नॉट एबल टू वॉक, दे आर ऑन अ व्हील चेयर, तो उनके लिए स्लोप्स या लिफ्ट का बंदोबस्त किया जाए, या इस किस्म का बंदोबस्त किया जाए कि वो अपनी कम से कम ऑफिस तक आराम से पहुंच सकें, और उनको फिर ऐसे काम असाइन किए जाएं कि वो अपनी डिसेबिलिटी के होते हुए भी उनको परफॉर्म कर सके एडिक्वेटली। अदर बायोग्राफिकल करेक्टरिस्टिक्स जो बायोलॉजिकली भी और डाइवर्सिटी भी क्रिएट करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, कैन बी रिलीजन। ऑब्वियसली हमने साथ साथ रिलीजन की भी बात की थी जब रेस और एथनिसिटी की बात की थी। तो रिलीजन में भी आपने देखा कि माइनॉरिटी ग्रुप्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट मैनी कंट्रीज़ उनको जो है वो डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। और अनफॉर्चुनेटली रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हैज़ बीन ग्रोइंग ग्लोबली, ठीक है। और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आप खबरों में भी सुनते रहते हैं पिछले सिंस 9/11 और उससे बिफोर भी, जो हेट क्राइम्स अगेंस्ट अदर रिलीजन वो हर कंट्री में आपको मिलेंगे। देन जेंडर आइडेंटिटी एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन का आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा है, बहुत सारी कंट्रीज़ ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। दे हैव देयर ओन रिलीजियस एंड एथिकल पर्सपेक्टिव्स। ऑब्वियसली आवर रिलीजन, आवर कंट्री डज नॉट अलाउ दैट, और हम उसको उस नज़रिए से तो नहीं देख सकते जिस तरह बाकी वेस्टर्न लोग देखते हैं। बट दिस इज़ वन थिंग दैट यू मे हैव टू फेस वाइल यू आर अब्रॉड। और जाहिर है अब जिन कंट्रीज़ में वो अलाउड हैं उनमें उन्होंने उनको पार्ट ऑफ देयर फ्रीडम उसको डिक्लेयर कर दिया है, तो उस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस में फिर उनको अलाउ करना वो कर देते हैं। बट ऑब्वियसली बहुत सारी कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग अस हम इसको नेगेटिवली देखते हैं और हम उस चीज़ को उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते। बट उसका ये मतलब भी नहीं है कि वी आर एक्चुअली बिकम एग्रेसिव टुवर्ड्स दोज पीपल। ऑब्वियसली जो लॉज हैं जिस तरीके से उनको फॉलो करना पड़ता है, you can always dislike something, but being a manager you may have to take those tough decisions जो आपके अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, आपके अपने पर्सनल रिलीजन का रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के अगेंस्ट हो। बट व्हेन यू आर वर्किंग इन सम पर्टिकुलर लॉ एंड ऑर्डर, तो फिर आपको उस लॉ एंड ऑर्डर के साथ चलना पड़ता है। दिस इज स्पेशली फॉर दोज पीपल who will be working abroad and they may have to face such kind of situations on the job. फिर cultural identity is also one of the factor जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करती है, ठीक है। आप कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इस टॉपिक को भी हम एथनिसिटी के अंदर ही ले आते हैं। सो दिस वाज अबाउट आवर बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम डिस्कस करेंगे इन डाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू एबिलिटीज़ ऑफ द पीपल, कि हर बंदे में डिफरेंट किस्म की एबिलिटीज़ होती हैं और वहाँ से भी डाइवर्सिटी जो है क्रिएट होती है। अभी तक जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो सरफेस लेवल डाइवर्सिटी
के ऊपर बेस कर रही थी। और जब हम एबिलिटी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली एबिलिटीज डीप लेवल डाइवर्सिटी पे बेस करती हैं, ठीक है। यानी कि वो जो बज़ाहिर नहीं हमारे सरफेस में नज़र आ रही, बट समथिंग दैट इज विद इन द पर्सन। So how can we define ability? Ability is an individual's current capacity to perform various tasks in a job. बिल्कुल लॉजिकल सा वर्ड है आपकी कि कोई काम करने की एबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, कोई काम करने की एबिलिटीज एग्जिस्ट नहीं करती। इफ यू डोंट हैव हैंड्स, सो यू डू नॉट हैव एन एबिलिटी टू पिक अप ऑब्जेक्ट्स विद योर हैंड्स। तो ये एबिलिटीज भी फिजिकल भी हो सकती हैं और ये एबिलिटीज जो हैं ये इंटेलेक्चुअल भी हो सकती हैं। Intellectual abilities are abilities that are needed to perform some mental activities. किस किस्म की, like thinking, reasoning, problem solving, etc. बहुत सारी सोसाइटीज़ जो हैं वो इंटेलिजेंस जैसी एबिलिटीज़ को काफ़ी हाई वैल्यू देती हैं, और उसकी उनकी बिल्कुल ये बात ठीक भी है, क्योंकि जितनी आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ज़्यादा होती हैं उतना ही बेहतर आप एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं जो जॉब बेस्ड होती हैं। और हायर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज वाले लोग दे आर लाइकली टू बी लीडर्स, दे आर लाइकली टू बी गुड मैनेजर्स, दे आर लाइकली टू अर्न मोर मनी, दे आर लाइकली टू हैव अ हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, ठीक है। लेकिन इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ की बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ जो हैं वो सबकी एक तरह की होती हैं। जो आईक्यू टेस्ट इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को मेजर करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं वो जनरल इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ के लिए होती हैं, बट उनमें भी ऑब्वियसली एक ख़ास एस्पेक्ट को मेजर किया जा रहा होता है। स्पेसिफिकली आईक्यू टेस्ट तो वही लोग दे सकते हैं जो जनरली आईक्यू टेस्ट लाइक जी मैट, लाइक एसएटीज, लाइक एल सैट्स, एम कैट। अब वो देखें कि जी मैट बिजनेस के लिए होता है, एल सैट जो लॉ के लिए होता है, एम कैट मेडिसिन के लिए होता है, एसएटीज जर्नल आफ्टर कॉलेज होता है। तो वो उनकी एज और उनकी एजुकेशन बैकग्राउंड को देख के बनाए जाते हैं। However, often journal mental abilities GMA का जब कॉन्सेप्ट सामने आता है तो ये हम आमतौर पर लोगों के लिए कहते हैं जिनकी हाई हो, जो लोग जर्नली बहुत सारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ की डायमेंशंस के अंदर बेहतर होते हैं, ठीक है। और इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक जो है वो उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड और उनकी अपब्रिंगिंग के साथ भी होता है। और बहुत सारे कल्चर्स में भी हम जनरल मेंटल एबिलिटीज़ को जनरलाइज कर सकते हैं। जैसे कोई बंदा अगर सूडान में है और कोई बंदा अगर अमेरिका में है या किसी और कंट्री में है, तो अगर उसकी जनरल मेंटल एबिलिटी हाई है तो आपस में उनके फीचर्स जो हैं वो ओवरलैप कर रहे होते हैं। बट उसके बरक्स अगर हम सिर्फ बात करें इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ जो उसकी स्पेसिफिक डायमेंशंस हैं, तो वो 1% टू 1% वेरी करती हैं, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में भी डिस्कस करेंगे। फिर दूसरी किस्म की एबिलिटी जो होती है दैट इज़ द फिजिकल एबिलिटी, ठीक है। और फिजिकल एबिलिटी की इंपॉर्टेंस तो थ्रू आउट हमेशा से उसकी इंपॉर्टेंस कायम रहती है। आपका स्टेमिना कितना है, स्ट्रेंथ कितनी है, आप कितने डिफ़िकल्ट फिजिकल टास्क जो है वो परफॉर्म कर लेते हैं। बहुत सारी जॉब्स में ऑब्वियसली ये एबिलिटी भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और इसको हम बिल्कुल इवन ये कि आजकल मशीन्स और बहुत सारी हमारे पास टूल्स इक्विपमेंट्स अवेलेबल होते हैं, फिर भी फिजिकल एबिलिटीज़ की इम्पोर्टेंस हम उसको कम नहीं कर सकते। तो जैसे हम इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ की बात कर रहे थे कि उसकी कुछ डायमेंशंस भी हो सकती हैं कि कोई बंदा किसी एक टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी रखता हो और दूसरा बंदा कोई दूसरी टाइप रखता हो, तो उसमें एक डायमेंशन है नंबर एप्टीट्यूड। यानी वो एबिलिटी के जो लोग अरिथमेटिक बेस्ड काम जो है, जमा तफरीक या जो मैथमेटिकल बेस्ड या अकाउंटिंग बेस्ड काम है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो उनका नंबर एप्टीट्यूड जो है वो बेहतर होता है। इस किस्म के लोग कौन सी जॉब्स में ज़्यादा फिट बैठते हैं? जैसे अकाउंटेंट्स की जॉब्स होती हैं, ठीक है, जैसे फाइनेंस बेस्ड जॉब्स होती हैं, जैसे मैथमेटिशियंस होते हैं, दे आर मोर फिट फॉर दोज काइंड ऑफ जॉब्स। फिर वर्बल कॉम्प्रीहेंशन इज अनदर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज डायमेंशन, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेड और हर्ड एंड द रिलेशनशिप ऑफ वर्ड्स टू ईच अदर। जो लोग बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, जैसे टीचर्स होते हैं, जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं, जैसे पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, दे हैव अ बेटर वर्बल कॉम्प्रीहेंशन। इवन इन्होंने जहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया प्लांट मैनेजर्स हु आर फॉलोइंग कॉर्पोरेट पॉलिसीज ऑन हायरिंग, ठीक है, वो अब जाहिर है उन्होंने डॉक्यूमेंट्स रीड करने हैं, सो दे शुड हैव अ बेटर वर्बल कॉम्प्रीहेंशन।
परसेप्चुअल स्पीड, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई विजुअल सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस क्विकली एंड एक्यूरेटली। अब ये चीज़ों को सामने देख के उनके बारे में ज़्यादा अंदाज़ा लगा लेते हैं, एक अपनी मेंटल इमेज बना लेते हैं। सो दे हैव अ बेटर, दे आर बेटर विद आइडेंटिफाई थिंग्स। तो ये जो परसेप्चुअल स्पीड है, ये जैसे फायर इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, जैसे स्पाइज होते हैं, जैसे पुलिस के इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, वो क्लूज का अंदाज़ा लगा लेते हैं। इस किस्म की चीज़ें जिसमें आपको आपको थोड़ी सी निशानियां सामने आए और आप उनसे पूरी कहानी बना लें। दे हैव अ बेटर परसेप्चुअल स्पीड। इवन द राइटर्स आर वेरी गुड इन दैट, क्योंकि उन्होंने लिखना होता है अपने एक तखय्युल को सामने रखते हुए, अपनी इमेजिनेशन को सामने रखते हुए उन्होंने एक स्टोरी बिल्डअप करनी है। सो दे आर बेटर इन द परसेप्चुअल स्पीड। इंडक्टिव रीजनिंग, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई अ लॉजिकल सीक्वेंस इन अ प्रॉब्लम एंड देन सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, आप जब हम इंडक्शन का जो कॉन्सेप्ट कहते हैं कि यू ऑब्जर्व थिंग्स and you observe some problems and then you are identify those problems and you're able to solve those problems. तो ये जो researchers होते हैं और जो प्रोडक्ट डेवलपर्स होते हैं, जो ये इस किस्म की जॉब्स उनके लिए बेहतर होती हैं। देन यू हैव अ डिडक्टिव रीजनिंग, योर एबिलिटी टू यूज लॉजिक एंड असेस द इम्प्लीकेशन ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, जिसमें आपको ये पता चले कि इफ़ यू हैव टू मेक अ डिसीजन बिटवीन टू और मोर थिंग्स, सो यू शुड हैव अ बेटर डिडक्टिव रीजनिंग। आपके सामने चीज़ है, आपने डिसाइड करना है कि आइदर आई नीड टू परचेज गोल्ड और आई नीड टू परचेज ऑयल, और उसमें से क्या चीज़ मुझे ज़्यादा बेहतर करेगी, कौन सा एम्प्लॉय जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा। टू नो दोज एम्प्लॉय, these kind of abilities need deductive reasoning. Then you have spatial visualization, यानी टाइम और स्पेस के कॉन्सेप्ट को किस हद तक आप अंडरस्टैंड करते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ प्लेस करनी है, किस चीज़ को कहाँ पे पुट डाउन करना है, किस किस्म के डिज़ाइंस बनाने हैं। ये वो वाले काम है जो आर्किटेक्ट्स के, इंजीनियर्स के, इंटीरियर डेकोरेटर्स के ज़्यादा बेहतर तरीके से होंगे, और वो अपने जो मेंटली ज़्यादा अच्छे तरीके से विजुलाइज कर लेते हैं स्पेस को। Then last but not the least, an important aspect of your intellectual ability is your memory. ठीक है, आप जो मर्जी काम कर रहे हैं उसके अंदर योर मेमोरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप रिटेन रख सकते हैं, अगर आपसे गलत भी कोई स्टेप्स परफॉर्म हो गए हैं और आपने उसको रिटेन रखा है, आई डू नॉट नीड टू परफॉर्म दोज स्टेप्स अगेन, सो दे आर गोइंग टू हेल्प यू आउट इन द फ्यूचर। अच्छा, अगर आप लोगों के नाम याद रख सक रहे हैं, अगर आप लोगों की करेक्टरिस्टिक्स याद कर रख सक रहे हैं, अगर आप इवेंट्स को याद रख सक रहे हैं, सो ऑल दिस मेमोरी पार्ट। और मेमोरी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, आप इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज स्पेसिफिकली मेमोरी की डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मेमोरीज, एपिसोडिक मेमोरीज डिफरेंट होती हैं, और then we can have event memories, then we can have declarative memories. तो ये different types of memories होती हैं, but overall it is one dimension of your intellectual abilities. So dimensions होती हैं, और भी बहुत सारे perspectives and dimensions about intellectual abilities. कुछ लोग किसी चीज़ में बेहतर होते हैं, आपस में भी ये कोरिलेट कर रही होती हैं। ये नहीं बिल्कुल हो सकता कि एक बंदा बिल्कुल ही किसी एबिलिटी में फारिग हो और किसी और एबिलिटी में बहुत ज़्यादा बेहतर हो। देयर इज़ सम काइंड ऑफ कोरिलेशन, और कुछ एबिलिटीज़ जो हैं वो मल्टीपल लोगों में ये मल्टीपल डायमेंशंस एग्जिस्ट कर सकती हैं, और उसी हिसाब से भी देखना पड़ता है कि वो बंदा किस जॉब में ज़्यादा फिट है। वी कैन आल्सो हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल एबिलिटीज़, जैसे उसमें डायनेमिक स्ट्रेंथ है, ट्रंक स्ट्रेंथ है, स्टैटिक स्ट्रेंथ है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है। इसकी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। ऑल वी नीड टू नो इज़ दैट फिजिकल एबिलिटीज़ की भी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, और डिफरेंट जॉब्स में वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। अगर किसी की डायनेमिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो उसकी एबिलिटी होगी कि वो मस्कुलर फोर्स को रिपीटेडली और कॉन्टीन्यूसली यूज़ कर सके। किसी की ट्रंक स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो वो एक ही बारी में बहुत ज़्यादा वजन जो है वो उठा सकता है। किसी की स्टैटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो वो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को पुश बहुत ज़्यादा फोर्स से कर सकता है। और किसी की एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो उसका मतलब है कि वो एक बारी में मैक्सिमम एनर्जी अपनी एग्जर्ट करके एक बहुत बड़ा वजन उठा सकता है या बहुत बड़ी चीज़ को पुश कर सकता है इन वन को। सो इस किस्म की फिर फ्लेक्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, फिर बॉडी कोऑर्डिनेशन आ जाती है, फिर बैलेंस आ जाती है, एंड फिर स्टेमिना इज ऑब्वियसली इज वन टाइप ऑफ फिजिकल एबिलिटीज, एंड यू कैन ऑलवेज रिलेट दीज फिजिकल एबिलिटीज विद डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स दैट आर आउट देयर। आइदर वो
कोई ऑफिस जॉब हो, आइदर कोई वो फिजिकल जॉब हो, आइदर वो स्पोर्ट्स के टाइप्स ऑफ जॉब्स हो, वो किस किस्म के भी टास्क एंड जॉब्स हैं उसके साथ हम उसको रिलेट कर सकते हैं. Now coming to the last portion of this chapter is how to manage diversity effectively. जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि डिस्क्रिमिनेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑन ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, लोग छोड़ के चले जाते हैं जॉब, लोग डिससेटिस्फाइड रहते हैं. डाइवर्सिटी को पॉजिटिवली लेके चलना, क्योंकि सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन को डाइवर्सिटी मैनेजमेंट के लिए कोई ना कोई स्टेप्स, सॉलिड स्टेप्स लेने पड़ेंगे. उसमें सबसे पहले ये है कि वी नीड टू मेक अवेयर एवरीवन अवेयर ऑफ एंड सेंसिटिव द नीड्स एंड डिफरेंसेस ऑफ अदर्स. ये तभी पॉसिबल है जब हम एक पॉजिटिव डाइवर्सिटी क्लाइमेट अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाएं. ये पॉजिटिव डाइवर्सिटी क्लाइमेट का क्या मतलब होता है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मैनेजर से लेके टॉप लेवल और एक लोअर लेवल एम्प्लॉय तक एवरीवन is accepted and everyone is felt included in the organizations, maybe organizations policies, maybe organizations formal culture और informal culture. ठीक है, तो हर लेवल पे एक इंक्लूसिवनेस की एनवायरनमेंट जब क्रिएट की जाती है, दूसरों की नीड्स को समझा जाता है और अवेयरनेस दी जाती है दूसरों को भी कि उनकी नीड्स को समझा जाए. अब इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि यू आर ऑलरेडी रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज अ पॉजिटिव डाइवर्सिटी क्लाइमेट. अब उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर एक बाहर से एक ऐसा एम्प्लॉई आएगा जो एम्प्लॉय, और ये चीज़ हम आगे ग्रुप में भी ये चीज़ डिस्कस करेंगे, जो एम्प्लॉय एक स्टीरियोटाइप रखता है, एक नेगेटिव परसेप्शन रखता है, फॉर इंस्टेंस टुवर्ड्स फीमेल. अब आप वो जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आएगा और आपका एक स्ट्रॉन्ग कल्चर होगा, पॉजिटिव डाइवर्सिटी क्लाइमेट का स्ट्रॉन्ग कल्चर है, अब जब उस ऑर्गेनाइजेशन में वो आएगा और वो देखेगा कि यहाँ पे तो उसके पास कोई चांस ही नहीं है, यहाँ पे तो उसके पास कोई लिवरेज ही नहीं है कि वो एक स्टीरियोटाइप का मुजाहरा कर सके, तो फिर वो ऑटोमेटिकली खुद भी विद द टाइम, चाहे दिल से चाहे मजबूरन, वो उस डिस्क्रिमिनेशन एक्ट्स को परफॉर्म नहीं करेगा. ऑन द अदर हैंड, अगर वो ऐसा कल्चर है, वीक कल्चर है, कोई वहाँ पे किसी की केयर नहीं करता अबाउट डाइवर्सिटी, पीपल आर ऑलरेडी फीलिंग डिस्क्रिमिनेटेड, तो वहाँ पे जो भी नया बंदा, इवन अगर जो ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेशन की थॉट्स को लेके नहीं भी आएगा, लेकिन किसी ऐसे कल्चर में आ जाएगा जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन अपने अरूज पे है, तो विद द टाइम वो खुद भी उस रंग में रंग के स्टीरियोटाइपिंग और डिस्क्रिमिनेशन जो है वो स्टार्ट कर देगा. सो तो फॉर डाइवर्सिटी मैनेजमेंट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज फॉर ऑर्गेनाइजेशंस टू मेंटेन अ कल्चर ऑफ पॉजिटिव डाइवर्सिटी क्लाइमेट. और ये कल्चर कहाँ से स्टार्ट होता है, कल्चर के चैप्टर में शायद हम थोड़ा सा आगे जाके चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करें, बट ऑल यू नो दैट कल्चर्स ऑलवेज स्टार्ट विद द मैनेजर्स. जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं वो पॉलिसीज देते हैं, जो उनसे नेक्स्ट लेवल के मैनेजर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कराते हैं, और बाय डूइंग देयर ओन, बाय शोइंग देयर ओन एज अ रोल मॉडल, वो उस चीज़ को फिर इम्प्लीमेंट कराते हैं और फिर उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता. जब भी आपने कोई पॉलिसी बनानी है और उसको एज अ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इम्प्लीमेंट भी कराना है, तो फिर उसके ऊपर जब आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाएंगे, उसको विद ट्रू स्पिरिट इम्प्लीमेंट करेंगे, तो फिर वो एक कल्चर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशंस में इस्टेब्लिश हो जाएगा. एक तरीका डाइवर्सिटी को मेंटेन करने और डिस्क्रिमिनेशन को कम करने का ये है कि यू अट्रैक्ट, सेलेक्ट, डेवलप एंड रिटेन एम्प्लॉयज़ हु आर डाइवर्स इन नेचर. ठीक है, आप जब रिक्रूटमेंट करें तो आप स्पेसिफिकली, जिस तरह बहुत सारी कंपनी स्पेसिफिकली विमेन को इनकरेज कर रही हैं कि वो ज्वाइन करें, वो ना ये सिर्फ कि वो उनके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें, बल्कि इस हद तक भी जा रही हैं कि वो विमेन को इनकरेज कर रही हैं कि वो ऐसी एजुकेशन की तरफ आएँ जो उनकी जॉब से रिलेटेड है. जैसे माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल है, माइक्रोसॉफ्ट इज इनकरेजिंग विमेन टू परस्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन. ठीक है, और वो ऐसे सोसाइटीज़ को साथ एसोसिएशन कर रही है, जैसे सोसाइटी ऑफ विमेन इंजीनियर्स, के ज़्यादा से ज़्यादा जो विमेन जो ट्रेडिशनली इंजीनियरिंग की तरफ नहीं आती थी, वो इन जॉब की तरफ भी जाएं. ठीक है, और उसके बाद आप स्पेसिफिकली एड्स में ये हाईलाइट कर सकते हैं, जो आपके एडवर्टाइजमेंट की एड्स है, कि योर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी, योर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ मोर विमेन एंड माइनॉरिटीज़ इन लीडरशिप पोजीशन. आप इवन अब टीवी पे भी देखें, बहुत सारे बैंक्स अब इस चीज़ की तरफ लेके आ रहे हैं कि विमेन आर इन देयर टॉप लेवल मैनेजमेंट्स. ठीक है, तो वो इस किस्म के आप जब एडवर्टाइजमेंट करते हैं और लोगों को उस तरफ अट्रैक्ट करते हैं,
तो वो फिर ज़्यादा खुशी फील करते हैं, ज़्यादा ओपन फील करते हैं टू ज्वाइन योर ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसी तरह ना सिर्फ विमेन की बात है, जो अदर माइनॉरिटीज ग्रुप है आप उनको भी इंक्लूड करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। और आजकल तो बाय लॉ भी बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने भी ये इस चीज़ को मैंडेटरी कर दिया कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ हैं किसी कंट्री की, उनको वहाँ पे रिप्रेजेंट होना चाहिए इन सर्टन रेशो। ठीक है, और इस लॉज की वजह से भी वो लोग जो हैं कंपनीज की मजबूरी बन जाती है कि उनको रखें। अच्छा, फिर उसके बाद हायरिंग और प्रमोशन के डिसीजन में बायस फ्री, जैसे हमने पहले बात की थी कि जब टॉप लेवल फैसला करती है कि वी नीड टू बी बायस फ्री, तो फिर लोअर लेवल जो है उसको फॉलो करती है। नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें हम ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे। उसमें ग्रुप्स में जब हम जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि डाइवर्सिटी ग्रुप्स में भी एग्जिस्ट करती है। आजकल की वर्क सेटिंग जिस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस में है उसमें ग्रुप वर्क बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और वो ग्रुप वर्क में भी जब डाइवर्सिटी हो तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों होते हैं। एक लेवल पे अगर डाइवर्सिटी सही तरीके से मैनेज नहीं हो रही तो वो टीम की परफॉर्मेंस को हर्ट करेगी। ऑन द अदर हैंड अगर डाइवर्सिटी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है तो डाइवर्स वर्क ग्रुप्स हैव, जैसे हमने बात की थी, डाइवर्सिटी ऑलवेज ब्रिंग्स मोर आइडियाज एंड मोर बेटर अप्रोच टूवर्ड्स जॉब। क्योंकि हर बंदा जो उधर एग्जिस्ट कर रहा है उस ग्रुप में, उसके पास अपनी स्पेशलिटी है। ठीक है, अब अगर आपका क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्टिंग अ टीम ऐसे लोग हैं जो इंटेलिजेंट भी हैं, जो कॉन्सेंशियस भी हैं और जो टीम वर्क को भी करना जानते हैं, तो इवन अगर वो बायोग्राफिकल डाइवर्सिटी हो या अगर वो डीप लेवल डाइवर्सिटी भी हो, तो अगर वो आपस में मिल के वो टीम प्लेयर्स हैं तो अफेक्टिव टीम्स जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह देखा गया है कि वो ग्रुप्स जहाँ पे इंडिविजुअल्स की एक्सपर्टीज डिफरेंट हो, एजुकेशन डिफरेंट हो, वो होमोजीनियस ग्रुप से ज़्यादा इफेक्टिव है इफ दोज पीपल आर गुड टीम प्लेयर। So regardless of the composition of the group, we can always leverage the differences that are between the people and always take it to a superior performance if we are able to manage those diversities issues. तो यहाँ पे फिर लीडरशिप का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ लीडर्स आर एबल टू मैनेज दोज पीपल। क्योंकि लीडरशिप इज अ सेपरेट टॉपिक, वी कैन नॉट गो टू इनटू डिटेल इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, लेकिन इसमें ये चीज़ है कि मैनेजर्स एंड लीडर्स आर दोज हु आर एक्चुअली मैनेजिंग द डाइवर्सिटीज इन द ग्रुप्स। और वो सारी चीज़ें हमने प्रीवियसली डिस्कस की हैं। उन चीज़ों को सामने रखते हुए यू कैन ऑलवेज हैव इफेक्टिव ग्रुप्स विच आर आल्सो डाइवर्स इन नेचर। Organizations can always launch diversity programs, और उन डाइवर्सिटी प्रोग्राम्स में सबसे पहले तो एक लेवल पे डाइवर्सिटी को कंट्रोल करने का तरीका ये होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, एक लेवल है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़। ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे रूल लॉज बनाए होते हैं जिसमें वो डाइवर्सिटी को मैनेज करते हैं, और इसी वजह से हर चीज़ की लीगल इम्प्लीकेशंस हैं। अगर आप इंटरव्यू के दौरान किसी काले रंग के बंदे को सिर्फ उसके रंग की वजह से हायर नहीं करते, या किसी फीमेल को सिर्फ उसके जेंडर की वजह से हायर नहीं करते, या किसी डिसेबल को उसकी डिसेबिलिटी की वजह से हायर नहीं करते, हालांकि वो जॉब ऐसी है कि वो डिसेबल्स भी कर सकते हैं, और वो तीनों जो हमने बात माइनॉरिटीज़ की बात की है कि वो उधर फिट बैठते हैं, तो दे कैन ऑलवेज गो इनटू कोर्ट्स। और डेवलप्ड नेशंस में तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, और इवन वो मुकदमात अक्सर जीत भी जाते हैं और कंपनीज को उसकी हैवी पेनल्टीज जो है वो पे करनी पड़ती हैं। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट रिक्रूटमेंट, इवन अगर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द जॉब रिगार्डिंग प्रमोशन, रिगार्डिंग देयर उनके साथ जो हमने डिस्क्रिमिनेशन के प्रीवियस एक्ट्स पढ़े थे, उनके साथ बुलिंग हो रही है, उनको साइडलाइन किया जा रहा है, उनको हरास किया जा रहा है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर लीगल इम्प्लीकेशंस एग्जिस्ट करती हैं। ऑर्गेनाइजेशंस अपने लेवल पे स्पेसिफिकली थ्रू देयर एचआर डिपार्टमेंट्स भी ऐसी पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस बनाती हैं जिससे डिस्क्रिमिनेशंस को मिनिमाइज किया जा सके, एम्प्लॉयज़ को इस किस्म के एवेन्यूज़ प्रोवाइड किए जा सकें कि अगर उनको कोई ग्रीवेंसेस हैं तो उनको एड्रेस किया जा सके। तो फिर डाइवर्सिटी प्रोग्राम्स में आप अपने मैनेजर्स को और अपने एम्प्लॉयज़ को अबाउट द लीगल इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वल एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी, ठीक है, उनको एजुकेट कर सकते हैं और उनको थ्रू देयर ट्रेनिंग्स एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स इनकरेज कर सकते हैं अबाउट द फेयर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, फिर उससे बढ़ के यू कैन ऑलवेज टीच योर मैनेजर्स हाउ अ डाइवर्स वर्कफोर्स इज इम्पोर्टेंट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन।
स्पेसिफिकली वो ऑर्गेनाइजेशन जो मल्टीनेशनल लेवल पे काम कर रही है, वहाँ तो डाइवर्सिटी इज़ देयर ब्लड लाइन, क्योंकि वहाँ उनको मुख्तलिफ कंट्री से, मुख्तलिफ बैकग्राउंड से, मुख्तलिफ एबिलिटीज़ के लोग चाहिए होते हैं टू टू सर्व बेटर, टू ब्रिंग अ बेटर प्रोडक्ट फॉरवर्ड, टू परफॉर्म बेटर इन दैट सिनेरियो। ठीक है, और वही हमें मैनेजर्स को भी समझाना है कि वी नीड अ डाइवर्स वर्कफोर्स which is better able to serve a diverse group of customers and clients। और आजकल के दौर में ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे डाइवर्स वर्कफोर्स काम कर रही होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल भी अच्छी होती है। तो आप कस्टमर्स की नज़र में, आपके क्लाइंट्स की नज़र में उस ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू ज़्यादा होती है। Then you can always foster personal development practices that brings out the skills and abilities of all workers equally। ठीक है, आप सिर्फ ये नहीं कर सकते कि आप फोकस करें ऐसे लोगों के ऊपर कि जो आपके नज़दीकी हैं, आपके सेम डेमोग्राफिक से बिलोंग करते हैं। वो आप यू आर वाइट तो आप सिर्फ वाइट्स को फोकस करें, यू आर ब्लैक्स तो आप सिर्फ ब्लैक्स को फोकस करें, यू आर मेल तो आप सिर्फ मेल्स को फोकस करें, यू आर फीमेल तो आप सिर्फ फीमेल को फोकस करें। यू नीड टू ब्रिंग एवरीवन इन द सर्कल, और उनकी जो एबिलिटीज़ हैं उनको यूज़ करते हुए, उनकी जो प्रीवियस स्किल्स हैं उनको यूज़ करते हुए, और उनकी जो बायोग्राफिकल डिफरेंसेस हैं उनको सामने रखते हुए यू नीड टू डेवलप दैम। ठीक है, तो आपने बिल्कुल, हमने ये भी नहीं करना होता कि अगर उनकी वो एबिलिटी नहीं है, अगर उनकी डिसेबल है, तो हम सिर्फ उसकी डिसेबिलिटी की वजह से उसको ऐसा काम सौंप दें कि हमें पता है कि वो नहीं परफॉर्म कर सकता, उसकी वो फिजिकल एबिलिटी नहीं है कि वो उसको परफॉर्म कर सके, लेकिन हम ये कहते हुए कि चूंकि ही इज अ पार्ट ऑफ आवर एम्प्लॉय और वी आर बायस्ड टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पर्सन, हम उसको ऐसा काम जानबूझ के साइन करना शुरू करते हैं कि जो वो नहीं कर सकता। तो दिस इज अगेंस्ट, एक्चुअली दिस इज आल्सो काइंड ऑफ अ डिस्क्रिमिनेशन and can have legal implications as well. So it is important for the managers to understand your organization's anti-discrimination policies thoroughly and share them with your employees. And if you are going to be an HR professional, you also need to design those anti-discrimination policies in your organization. That is one aspect of human resource management department. Assess and challenge your stereotype beliefs to increase your objectivity। अपने देखें कि आपके जहन में stereotypes क्यों हैं, किस वजह से हैं, क्या वजह है कि if you are you have a negative perception towards a minority group, you have a negative perception towards a different color, you have a negative perception towards a different religion, you have a negative perception towards a different gender, तो उसको उसको रीथिंक करें, उसको चेंज करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू को, बी मोर प्रोफेशनल, बी मोर ओपन, बी मोर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एंड इमोशंस का इधर काम नहीं होता, इधर वी हैव टू बी मोर, यू नो, वी हैव टू टारगेट आवर ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस and we have to target our organization's effectiveness. Look beyond observable biographical characteristics and consider the individual's capability before making management decisions. Fully evaluate what accommodations a person with disability will need and then fine-tune the job to that person's ability. Seek to understand and respect the unique biographical characteristics of your employees. Be fair but individualistic। यहाँ पे एक बड़ी आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल इफ वी हैव फीमेल वर्कर्स और एंड उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं, दे हैव ऑब्वियसली डिफरेंट वर्क स्पेस। समटाइम्स यू हैव नर्सिंग मदर्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन और आपने उसमें साथ उनको फैसिलिटेट करने के लिए यू कैन ऑलवेज मेक अ नर्सरी। ठीक है, वो नर्सरीज आप उनको इवन अगर आप पेड नर्सरी भी बनाएं या अनपेड नर्सरीज भी बनाएं, दैट इज वन ऑफ द बेनिफिट दैट ऑर्गेनाइजेशंस कैन गिव, and you can always give them some off time so that they can feed their children over there। ये भी एक रिक्वायरमेंट हो सकती है जो आप पूरी कर सकें। if your work allows, so you can always allow your workers to work from home if they have to take care of their children, if they have to take care of their elderlies, even not only female, for the males you can always bring up with that situation। अब इंटरेस्टिंगली आप ये देखें कि पिछले 1 या 1.5 2 साल से अब दुनिया जो है वो ऑनलाइन काम कर रही है, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने तो इवन ये भी रियलाइज कर लिया कि पहले भी ये ट्रेंड था वर्क फ्रॉम होम का, लेकिन अब तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने रियलाइज कर लिया कि वी कैन ऑलवेज चेंज अवर वर्क और वी कैन ऑलवेज अलाउ अवर एम्प्लॉयज टू वर्क फ्रॉम होम मोर इफेक्टिवली, यानी उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर जा रही है दे वर्किंग फ्रॉम होम। क्यों? एक तो उनके वहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, दूसरा दे आर फीलिंग मोर ऑब्लाइज्ड टू कंप्लीट देयर वर्क बिकॉज देयर ऑर्गेनाइजेशन इज एक्चुअली फैसिलिटेटिंग देम, और तीसरा ये ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत हद तक कॉस्ट सेविंग हो रही है।
और फिर चौथा ये कि सड़कों के ऊपर जो ट्रैफिक में फंसना, जो टाइम लगाना, जो उसके अंदर एक पोल्यूशन में इजाफा होना, कार्स का निकलना, वो भी कम होता जा रहा है। तो ये एक लेवरेज होती है टूवर्ड्स मैनेजर, फॉर द मैनेजर्स, कि वो अपनी जॉब्स को ऐसे रीडिज़ाइन करें कि एम्प्लॉयज़ को भी फैसिलिटेट कर सकें और साथ साथ अपने काम को भी ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट बना सकें।